हाय गाइस, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग दोस्तों इस वीडियो में कक्षा 10 की साइंस देखेंगे और इसमें दूसरा लेसन है अम्ल क्षार और लवण। कक्षा 10 की साइंस का दूसरा लेसन है अम्ल क्षार और लवण, एसिड बेस एंड साल्ट्स। उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे सब कुछ। और दोस्तों बता दें कि यह लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले 3 लेक्चर गया हुआ है। जो पहले लेसन की वीडियो है वो 3 पार्ट में गई है। दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे की वीडियो समझ में मिलती रहे। बेल आइकन भी दबा लीजिए। और दूसरी बात है कि अगर पहले की वीडियो आप नहीं देखे हैं, बेसिक वीडियो भी डाली गई, लेसन 1 की भी डाली गई है, तो आप उसे ज़रूर देखें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड के बारे में, अम्ल के बारे में, ठीक है। और यह कौन सा लेसन है? तो दूसरा लेसन है, फिर से बता दे रहा हूँ। अम्ल पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले, और अम्ल को कहते हैं इंग्लिश में एसिड, ठीक है, एसिड। अब देखिए अम्ल क्या होता है। जैसे आप देखें केमिस्ट्री में बहुत से अपने अगल बगल आप पदार्थ देखते होंगे, जैसे ठोस होगा, द्रव होगा या गैस होगा। आप अपने घर पर या स्कूल में या प्रयोगशाला में या कहीं भी तरह तरह की चीज़ें देखते होंगे। जैसे कुछ चीज़ें ठोस अवस्था में होती होंगी, कुछ द्रव अवस्था में होती होंगी, कुछ गैस अवस्था में होती होंगी, ठीक है। लेकिन उनमें से कोई भी पदार्थ अगर पानी में जाए और पानी में जाने के बाद H प्लस आयन उत्पन्न करे, H प्लस आयन। अब ध्यान रखिए, H को क्या कहना है? हाइड्रोजन कहना है। इसके ऊपर जब कोई प्लस आ जाता है, यही गणित वाला प्लस और माइनस, तो प्लस अगर आता है तो इसको कहते हैं धन आयन, ठीक है। अब इसको धन आयन को खाली आयन बोलना है, जैसे हाइड्रोजन आयन। अब इसको कहेंगे हम हाइड्रोजन, H फॉर हाइड्रोजन, और इसके ऊपर प्लस है तो इसको कहेंगे हाइड्रोजन आयन। अब देखिए इसी को कहते हैं प्रोटॉन। क्या कहेंगे इसमें? प्रोटॉन। हम देखिए जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में अगर कहीं H दिखता है तो H का मतलब होता है हाइड्रोजन, C दिखता है तो C का मतलब होता है कार्बन, O दिखता है तो O का मतलब होता है ऑक्सीजन, ठीक है। Na दिखता है तो Na का मतलब होता है सोडियम। मैं पिछली वीडियो में बताया हूँ, पहली वीडियो में एकदम बताया हूँ, लेक्चर 1 में। आप अगर नहीं देखे वीडियो तो पिछली वीडियो जाके देखिए। और इस तरह से हम कहेंगे हाइड्रोजन आयन या फिर प्रोटॉन। इसको और क्या कहेंगे? हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। हाइड्रोजन और प्लस चार्ज है इसके ऊपर, धनावेश भी कहते हैं, ठीक है। और इसको आयन भी कहते हैं, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन आयन। तो मैं बता दूं कि आप अपने अगल बगल जितनी भी चीज़ें देखते हैं, अगर आप उसको पानी में डालते हैं और अगर पानी में जाने के बाद वो H प्लस आयन उत्पन्न करे या फिर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करे, तो हम उस पदार्थ को क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे, ठीक है, अम्ल कहेंगे। जैसे अगर हम आपसे परिभाषा पूछी जाए कि सबसे पहले बताइए अम्ल किसे कहेंगे, तो आप कहेंगे वह रासायनिक पदार्थ जो पानी में जाने के बाद H प्लस आयन या फिर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है या फिर प्रोटॉन उत्पन्न करता है, उसे क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। जैसे उदाहरण देखिए, HCl यह क्या है? अम्ल है। H2SO4 यह क्या है? अम्ल है। HNO3 ये क्या है? अम्ल है। CH3COOH यह क्या है? अम्ल है, ठीक है। HCN क्या है? अम्ल है, ठीक। क्यों है? क्योंकि यह भी पानी में जाने के बाद यश प्लस देता है। अगर आपसे कोई पूछा कैसे देता है, तो आप कहेंगे चलो आओ दिखाता हूँ। और देखिए कैसे देता है। जैसे मान लीजिए इसको आप पानी में डालें तो ये पानी में गया गया। अब देखिए यह यच, इसमें कितना यच है? 1। तो यह एक यच निकल जाएगा और इस पर क्या आएगा? प्लस, ठीक। और फिर इसमें से यच निकल गया तो क्या बचा? Cl। इस Cl पर क्या आएगा? धन आवेश, ऋण आवेश। इस पर प्लस आ गया तो इस पर क्या आएगा? माइनस। अब देखिए मान लीजिए ये गया पानी में, ऐसे ऐसे तीर दिखाइए, ऐसे दिखाइए तीर, सही रहेगा। बताऊंगा बाद में क्यों। तो अब देखिए इसमें कितना एच है? 2। तो जब ये पानी में जाएगा तो ये एच कितना देगा? 2H देगा। दोनों पर एक एक प्लस। अगर यहाँ पर ए नहीं रहता तो एक एच पर एक प्लस दिख रहा है। अगर ऐसे ही यहाँ पर 2, इसका मतलब कि ऐसे ऐसे 2 बार है, तो दोनों पर एक एक प्लस, कितना प्लस हुआ? 2। तो यहाँ पर 2H निकल गया और 2H पर 2 प्लस आया तो बचा कौन? SO4। SO4 पर कितना माइनस आएगा? तो 2 माइनस, ठीक। अब इसको पानी में डालिए, जब ये पानी में जाएगा तो इसमें कितना एच है? 1। तो ये कितना प्लस देगा? 1 प्लस देगा, मीन्स 1 एच देगा। एक बार हाइड्रोजन आयन ये निकालेगा, ठीक, एक बार। और बचा क्या? एच अगर इसमें से निकल गया तो NO3 बचा। NO3 इस पर क्या आएगा? माइनस, ठीक है। अब देखिए ये इसमें कितना एच है? 3 एच यहाँ, 1 एच यहाँ है। तो होता क्या? जब इसको पानी में डालते हैं, जब ये पानी में जाएगा तो यह एच किनारे से निकल के भाग जाता है, और ये 3 एच है, ये इन दोनों के बीच में है, ये दोनों इसको फंसा लेते हैं, जाने नहीं देते हैं। तो ये एच इधर से निकल जाता है। तो देखिए एक एच हो गया, ये एक एच प्लस, और फिर प्लस ये CH3COO माइनस, CH3COO माइनस।
देखिए ये CH3 COO माइनस है। अब देखिए यह प्लस बीच में क्या कर रहा है, यह प्लस बीच में क्या कर रहा है। देखिए दोस्तों इसका मतलब है कि जब यह पानी में जाएगा तो दो भाग में टूटेगा। कितने भागों में टूटेगा, दो भाग में, एक H प्लस में और इस प्लस का मतलब है और Cl माइनस में। तो हमको इससे मतलब है एक H प्लस से, इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन आयन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, इसको भी हाइड्रोजन आयन कहेंगे या प्रोटॉन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, इसको भी प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन, इसको भी प्रोटॉन कहेंगे। ये पानी में जाएगा तो ये भी क्या करेगा, कितना H है, एक H है, तो एक H प्लस हो जाएगा और क्या बचा Cl, तो Cl माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये H प्लस देता है, ये भी 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 H प्लस देता है। तो जब ये H प्लस देते हैं मतलब क्या, H प्लस को प्रोटॉन कहते हैं, हाइड्रोजन आयन कहते हैं। तो जब ये सभी हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन देते हैं ये सब अम्ल कहलाएंगे या एसिड कहलाएंगे। अब कोई आपसे अगर पूछे कि क्यों कहलाएंगे तो आप कहेंगे कि क्योंकि ये जब जब पानी में जाते हैं तब तब प्रोटॉन उत्पन्न करते हैं, इसलिए ये अम्ल हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि इस अम्ल का क्या नाम है, तो आप कहेंगे H फॉर हाइड्रोजन और Cl फॉर क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड इसका नाम हो गया। इसका नाम क्या है, तो हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। लेकिन दोस्तों इसका व्यापार बहुत ज़्यादा होता है, इसकी खरीदारी होती है, औद्योगिक स्तर पर इसका उपयोग किया जाता है, यह बैटरियों में डाला जाता है, तब यह किस नाम से बिकता है, सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से। तो इसको हम लोग तेजाब भी कहते हैं, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, याद रखिएगा यह सल्फ्यूरिक अम्ल है। यह क्या है, इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, याद रखिएगा, हाइड्रोजन नाइट्रेट भी कहते हैं या फिर नाइट्रिक अम्ल कहेंगे। इसको एसिटिक अम्ल कहते हैं, क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल। इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड, इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड। अब दोस्तों बता दूं कि यह देखिए एक और अम्ल है, इसका नाम क्या है, तो बाइकार्बोनिक अम्ल है, ठीक है, या फिर इसको कार्बोनिक अम्ल कहते हैं, क्या, कार्बोनिक अम्ल। और यह पेप्सी में पड़ता है, किस में पड़ता है, पेप्सी में। और मैं बता दूं कि जब ये कार्बोनिक अम्ल पानी में जाएगा तो इसमें कितना H है, दो, तो यह दो H प्लस देगा और प्लस CO3, CO3 मतलब यहाँ पर कितना आवेश हो गया, दो आवेश, दो प्लस, एक H पे एक प्लस, तो दो बार है तो दोनों पे एक एक प्लस, दो प्लस, यहाँ पे दो माइनस, ठीक। अब देखिए एक और अम्ल है जिसका नाम है H2SO7, इसको ओलियम कहते हैं, क्या कहते हैं, ओलियम, याद रखिएगा। और एक और अम्ल है जिसका नाम है मार्शल अम्ल, H2S2O8, इसको कहते हैं मार्शल अम्ल, मार्शल अम्ल। तो ये सभी उदाहरण हो गए, मतलब अगर आपसे अम्ल का उदाहरण पूछा जाता है तो आप कोई भी इसमें से लिख देंगे, यह पहला हो गया, यह दूसरा हो गया, यह तीसरा हो गया, यह चौथा हो गया, यह पांचवा हो गया, ये छठवां हो गया, ये सातवां हो गया और ये आठवां हो गया। 8 उदाहरण है, फिर से नाम बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए, लिख लीजिए कहीं पर। इसका क्या नाम है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दोनों नाम है, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम हाइड्रोजन नाइट्रेट या नाइट्रिक अम्ल, इसका नाम एसिटिक अम्ल, इसका नाम हाइड्रोजन सायनाइड, हाइड्रोजन सायनाइड, इसका नाम कार्बोनिक अम्ल, इसका नाम ओलियम, ओलियम, ठीक है, इसका नाम क्या है, मार्शल अम्ल है। अब दोस्तों देखिए इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, जैसे बैटरी का अम्ल किसे कहते हैं, इनमें से बैटरी का अम्ल किसे कहेंगे, तो इसे कहेंगे, ठीक। और देखिए नाइट्रिक अम्ल किसे कहेंगे, तो इसे कहेंगे। और सिरका, सिरका में जो अम्ल पाया जाता है वो क्या होता है, तो वो एसिटिक अम्ल होता है। अब देखिए जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए क्षारीयता क्या होती है, क्षारीयता क्या होती है, या क्षारकता क्या होती है, ठीक है, या बेसिसिटी क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे। जैसे कोई भी अम्ल कब होगा, कोई पदार्थ अम्ल क्यों होगा, कब होगा, जब वो पानी में जाएगा और प्रोटॉन देगा या फिर हाइड्रोजन आयन देगा। तो इतने लोग देते हैं, इतने लोग ऐसे पदार्थ हैं, ये सभी ऐसे पदार्थ हैं जो पानी में जाने के बाद प्रोटॉन उत्पन्न करते हैं, इसलिए ये अम्ल हैं। तो अब देखिए यह अम्ल है, ठीक है, ये कितना H प्लस देगा, एक, ये कितना देगा, दो, ये कितना देगा, एक, ये कितना देगा, एक, ये कितना देगा, एक, ये कितना देगा, दो। तो कोई भी अम्ल जितना हाइड्रोजन आयन देता है या जितना प्रोटॉन देता है वही उसकी क्या कहलाती है, क्षारकता। जो अम्ल जितना प्रोटॉन उत्पन्न करता है, प्रोटॉन उत्पन्न करता है, वही संख्या उसकी क्षारीयता कहलाती है। बिल्कुल आप अपनी भाषा में लिखिए, याद करिए, समझिए,
कुछ नहीं होगा, पूरा पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे पूछा गया H2SO4 की क्षारकता कितनी है, जैसे H2SO4 की क्षारीयता या क्षारकता कितनी है, तो आप कितना बोलेंगे, जितना यह देगा प्रोटॉन, कितनी है, 2 है। पूछेगा क्यों, तो क्यों की जगह पे आप ये बता देंगे तो आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, यह तो केमिस्ट्री की भाषा में हो गई। व्यवहार की भाषा में अम्ल किसे कहते हैं, व्यवहार की भाषा में, जैसे आपसे गांव में कोई पूछा अम्ल भैया किसे कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे, अम्ल किसे कहते हैं, जो स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, जो स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक है, वही अम्ल होता है। अगर पूछा कि अम्ल कहाँ पाया जाएगा, तो आप कहेंगे सभी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, सेब, दूध, दही, घास का पत्ता, बिच्छू, चींटी के डंक में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, सेब में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है, अचार में पाया जाता है। जो चीज़ें खट्टी उनमें अम्ल पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए, अब आपसे नया क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ भैया अम्ल की विशेषता क्या होती है। ठीक है, अम्ल की विशेषता क्या होती है, तो देखिए विशेषता जान लेते हैं थोड़ा सा। विशेषता क्या होती अम्लों की, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं विशेषता। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स, अम्लों की विशेषता। तो देखिए, सबसे पहले कि इनका पीएच मान कितना होता है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ तक कि कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। यह वीडियो जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेसिक वीडियो है, एनसीईआरटी बेस्ड है, देखना बहुत ज़रूरी है, और इनमें से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक से। तो दोस्तों 10-15-20 मिनट की वीडियो है, अगर आप इसे देख लेते हैं तो आपका और केमिस्ट्री और जीके साइंस का हिस्सा मजबूत होता है, इसमें कोई आपका समय नुकसान नहीं जाएगा। तो आप देखिए, और आपके अगल बगल जो 10 के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, 11 के बच्चे हैं, 9 के बच्चे हैं, उनके तक भी वीडियो पहुंचाइए, उनका बेस मजबूत होगा। ठीक। तो देखिए, सबसे पहले इनका पीएच मान कितना होता है, तो इनका पीएच मान 7 से कम होता है, याद रखिएगा, कम होता है। पीएच मान क्या होता है आगे बताऊंगा, डिटेल टॉपिक है, डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों चैनल पे बने रहिए, चैनल पे बने रहेंगे, सभी वीडियो समय से आपको मिलती रहेंगी, आपका बेस मजबूत हो जाएगा। आप नोट बना लीजिए, याद करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। केमिस्ट्री आपकी पूरी, मैं लॉकडाउन भले से है, स्कूल नहीं खुल रहा, लेकिन तब भी मैं आपकी केमिस्ट्री और पूरा साइंस का जिम्मेदारी लेता हूँ। पूरी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो लेकिन आप नोट बनाइए, याद रखिए सब कुछ। पहली बात, इनका पीएच 7 से कम होता है। अब बता दूँ, जितना कम होगा ना उतना प्रबल अम्ल रहेगा। जिसे देखिए 1 से लेकर 7 तक होता है, ठीक है, 7 नहीं 6.9 तक होता है इनका पीएच मान। तो 6-9 पॉइंट से जितना कम रहेगा ना पीएच मान, उतना ही प्रबल अम्ल होगा। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रबल एक दुर्बल। तो जिस अम्ल का पीएच मान 1 होगा वो बहुत प्रबल होगा, बहुत प्रबल अम्ल होगा। 2 होगा थोड़ा कम प्रबल होगा, 3 होगा थोड़ा कम प्रबल होगा, 6 होगा प्रबल अम्ल नहीं होगा, दुर्बल होगा, 6.9 होगा सबसे दुर्बल अम्ल होगा। ठीक है, लेकिन अम्ल होगा, याद रखिएगा, इसको भी कंपटीशन में पूछा जाता है। अब देखिए, यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, को लाल कर देता है। याद रखिएगा, लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस पेपर कागज की तरह ही एक पेपर होता है जो लाल नीले कलर का होता है, लेकिन जब उसको हम अम्ल में डुबाएंगे तो वो लाल हो जाएगा अपने आप। तो हम जान जाएंगे जिसमें डुबाए वो विलयन कैसा है, अम्लीय है या अम्ल है। अब बता दें कि यह जो अम्ल है ना वो सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है। चौथी बात, अम्ल की प्रकृति संक्षारक होती है। अगर यह त्वचा पर पड़ जाती है, शरीर पर पड़ जाती है, तो यह जो है फफोला उत्पन्न कर देती है। ठीक है, तो फफोला उत्पन्न करने के कारण हम क्या कहेंगे इसे, कि अम्ल की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। मतलब यह संक्षारक प्रकृति की होती है। कौन, अम्ल। देखिए यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा मैं लिख रहा हूँ, सेंटेंस सही नहीं होगा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसको अपनी भाषा में आप लगाकर लिख लीजिए, नोट बना लीजिए। अब बता दूं कि जब कोई धातु कर दीजिए, जब कोई धातु अम्लों से विक्रिया करती है, अम्लों से विक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकालती है। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है,
मैं आपको एक सीरीज में बताऊंगा कौन सी धातु ऊपर है, कौन सी धातु नीचे है। जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर होती है वही धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती हैं। जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे स्थित होती हैं वह अम्लों से क्रिया करके गैस नहीं निकाल पाती, हाइड्रोजन गैस नहीं निकाल पाती। तो उनकी सीरीज आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि कहीं से क्वेश्चन पूछा जाए चाहे नहीं, लेकिन उस सीरीज से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। उसमें बस यही देखना होता है कि कौन धातु हाइड्रोजन से ऊपर है, कौन धातु हाइड्रोजन से नीचे है। तो उसको जो याद करेगा वो उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा, नहीं याद करने पर आप आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक, कंफ्यूज होकर रह जाएंगे। देखिए, जब कोई धातु अम्लों से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। आपको याद रखना है कौन कौन गैस, कौन कौन धातुएं हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो अम्ल होता है ना, वह जरूरी नहीं कि विलयन की तरह हो, मतलब वो सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है। और उसका जलीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। जलीय विलयन विद्युत का सुचालक मीन्स उसमें करंट प्रवाहित होती है, विद्युत का सुचालक होता है, सुचालक होता है। तो इतनी विशेषताएं हो गई अम्ल की, ठीक है। अब देखिए, अम्ल का स्रोत क्या है, अम्ल कहाँ मिलेगा, तो बता देते हैं आपको अम्ल कहाँ मिलेगा। चलिए चलते हैं इसके प्राकृतिक स्रोत की तरफ। देखिए, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं एसिटिक अम्ल, ठीक है। एसिटिक अम्ल है तो यह भी एक अम्ल है, लेकिन यह कहाँ मिलेगा, तो एसिटिक अम्ल कहाँ मिलेगा दोस्तों, सिरका और अचार में मिलेगा, सिरका और अचार, इसमें क्या मिलेगा, तो एसिटिक अम्ल मिलेगा। बता दें टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल ये कहाँ मिलेगा, तो यह मिलेगा आपको अंगूर और इमली में। किसमें, अंगूर और इमली में। याद रखिएगा इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टार्टरिक अम्ल। अब देखिए, साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। दोस्तों, इसके बाद मैं बात करूंगा क्षार के बारे में। क्षार का पीएच मान देखेंगे, क्षार का उदाहरण देखेंगे, नाम देखेंगे, और अम्लों में जैसे क्षारीयता थी वैसे क्षारों में अम्लीयता होती है। याद रखिएगा साइट्रिक अम्ल किस में मिलेगा, तो नींबू और संतरा में। किस में मिलेगा, नींबू और संतरा में। तो क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि संतरा में कौन सा अम्ल होता है, ये पीसीएस में पूछा गया था 2015 में। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाएगा, लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है दूध और दही में, दूध दही में पाया जाता है, याद रखिएगा। बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो यह पाया जाता है दोस्तों घास के पत्ते में, घास के पत्ते में। दोस्तों बता दूं कि यह जो मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ केमिस्ट्री, सबसे पहले आप इसको याद कर लीजिए, अपनी भाषा में याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। बाद में हम लोग जब लेसन ख़त्म हो जाएगा तो पूरे लेसन में जितने भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले आप क्या करिए, इंटरेस्ट बनाइए लेसन में और उनको अपनी भाषा में याद करिए, समझिए। बाद में जब कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो फिर स्टैंडर्ड लेवल से हम उनकी एक्सरसाइज को करा देंगे। पहले लेसन की भी एक्सरसाइज मैं नहीं कराया हूँ, कहा था कराने के लिए। तो अभी ये आप क्या करिए, एक डेमो टाइप का आप अपने मन में इस लेसन को रख लीजिए। उसके बाद जब आपको थोड़ा नॉलेज हो जाएगा तो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, अब बता देंगे, पूरी मास्टर वीडियो बनाएंगे, पूरे एक एक लेसन की एक्सरसाइज एक एक वीडियो में कंट्रोल करा देंगे, ठीक है, कवर करा देंगे सब। तो देखिए, बेंजोइक अम्ल कहाँ रहेगा, घास के पत्ते में। और सबसे इम्पोर्टेंट, फार्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, फार्मिक अम्ल, तो ये चींटी बिच्छू के डंक में पाया जाता है। चींटी के डंक में, चींटी काट लेती है, ठीक है, बिच्छू काट लेता है, बिच्छू मार देता है तो बिच्छू के डंक में होता है। और मधुमक्खी भी काट लेती तो उसमें भी बहुत अटपटा लगता है, दर्द होता है, तो इनके डंक में होता है, डंक मारना, डंक में, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑक्जैलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, ऑक्जैलिक या ऑक्सैलिक बोलते हैं, ऑक्सैलिक अम्ल ये कहाँ पाया जाएगा, तो ये दोस्तों टमाटर में होता है। किस में होता है, टमाटर में पाया जाता है, टोमेटो में। मैलिक एसिड, मैलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है सेब में। किस में पाया जाएगा, सेब में। तो इस तरह से अम्लों के बारे में कुछ आप जानें। अब देखिए, बात करते हैं क्षार के बारे में, क्षार के बारे में, या क्षार क्या होता है। दोस्तों क्षार के बारे में मत लिखिए, क्षार केवल लिखिए। क्षार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस, ठीक है। बेस क्या होता है, तो दोस्तों जैसे पानी में जाने के बाद जो पदार्थ
H प्लस देते थे, मीन्स प्रोटॉन देते थे या हाइड्रोजन आयन देते थे, उनको अम्ल कहते थे। तो अब इसमें आएगा OH माइनस, और इसको बोलते हैं हाइड्रा, इसको बोलते हैं ऑक्साइड। तो हाइड्रा और ऑक्साइड दोनों को मिला के क्या कहेंगे, हाइड्रॉक्साइड आयन। दोनों को मिला दें तो क्या हो जाएगा, हाइड्रॉक्साइड आयन। और अब जो पदार्थ पानी में जाने के बाद हाइड्रॉक्साइड आयन या फिर OH माइनस उत्पन्न करेंगे उनको हम क्षार कहेंगे। तो वह सभी पदार्थ जो पानी में जाने के बाद हाइड्रॉक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं या OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं उनको क्षार कहते हैं। जैसे परिभाषा वही हो जाएगी, वही लिखिएगा पेपर में। देखिए जैसे KOH, इसका नाम है पोटेशियम, इसका नाम है हाइड्रा, इसका नाम ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड। NaOH, इसका नाम है सोडियम, इसका नाम हाइड्रा, इसका नाम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। अब देखिए लिथियम हाइड्रॉक्साइड, देखिए CaOH का होल ट्वाइस बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, इसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए MgOH का होल ट्वाइस, यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब होल ट्वाइस, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड, 3 बार। तो अब देखिए इसमें देखिए कितना OH है, 1 OH। तो ये दोस्तों तीर ऐसे लगाइए, ऐसे, ठीक है। इसका मतलब कि यह 2 भागों में टूटेगा और वह जब दोनों भाग मिलेंगे आपस में तो यह बन जाएगा, इसलिए तीर दिखाई जाती है। वो 1 OH है तो 1 OH माइनस, और जब OH पर माइनस आया तो बाकी K बचा तो K पर प्लस आ जाएगा। जब भी दोस्तों कोई यौगिक होता है उसके एक हिस्से पर माइनस या प्लस आता है तो जो बचता है उस पर अपोजिट चार्ज चला जाता है। जैसे देखिए ये गया पानी में, ये कैसे देगा, तो इसमें 1 OH है तो 1 OH माइनस कर दीजिए, बाकी 1 Na बच रहा तो 1 Na प्लस, ठीक है, 1 Na प्लस और OH माइनस। ये देखिए क्या है, LiOH है तो इसमें 1 OH है तो 1 माइनस हो जाएगा, और Li बच गया तो Li प्लस हो जाएगा। इसमें देखिए कितना है, इसमें 2 OH है तो ऐसे लिखेंगे 2 OH माइनस। तो एक, अगर ये 1 रहता तो 1 माइनस होता, यहाँ पर 2 बार ऐसे ऐसे, 2 बार ऐसे ऐसे तो 2 माइनस। अब देखिए Ca बचा तो Ca पर डबल प्लस आ जाएगा। ये देखिए इसमें भी 2 माइनस है तो 2 OH माइनस हो जाएगा, यहाँ पे लगा देंगे 2 OH प्लस Mg पर डबल प्लस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम पर कितना आएगा, 3 प्लस, और ये 3 बार OH माइनस। तो यहाँ पर 1 माइनस था कितनी बार, 3 बार। यहाँ पे 3 नहीं है तो ये 1 बार है, 3 बार हो गया तो 3 बार माइनस 3 माइनस हो गया 3 प्लस। अब इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड, इसका नाम क्या होगा सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, इसका नाम क्या होगा लिथियम हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो दोस्तों ये नहीं दिखा आपको, देखिए पूरा देख लीजिए। तो एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए जैसे उसमें क्षारीयता थी तो इसमें आ जाएगी अम्लीयता। क्या हो जाएगी, अम्लीयता, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं एसिडिटी, ठीक है, या एसिडिटी, अम्लीयता, या इसको अम्लता भी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि अम्लता क्या होती है या एसिडिटी क्या होती है, तो आप बोलेंगे कोई भी क्षार पानी में जाने के बाद जितना OH माइनस आयन देता है या उत्पन्न करता है उसकी संख्या को उसकी अम्लीयता कहते हैं। जैसे मान लीजिए NaOH है, NaOH की अम्लीयता कितनी होगी, 1 होगी। क्यों, क्योंकि यह 1 OH माइनस उत्पन्न करेगा। CaOH ट्वाइस क्या है, यह क्षार है, तो क्षार है तो ये कितना OH देगा, तो 2 OH देगा, तो इसकी अम्लीयता कितनी हो जाएगी, 2। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यह कितना देगा, तो 3 बार OH देगा, तो इसकी अम्लीयता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इस तरह से। अब देखिए pH मान, क्षारों का pH मान कितना होता है, pH मान, तो याद रखिएगा इनका pH मान 7 से अधिक होता है, 7 नहीं होता है, 7 से अधिक होता है, ठीक है। याद रखिएगा यह वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के साथ साथ 11 के लिए, 12 के लिए, एसएससी बैंक रेलवे की तैयारी करने वाले टेट, बीएड एंट्रेंस, पीसीएस, आईएएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यह बेसिक वीडियो है और मास्टर वीडियो है।
इसमें कुछ छूटेगा नहीं। इस लेसन जो लेसन शुरू किया गया उसमें कुछ छूटेगा नहीं। तो यह वीडियो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और अगर हो सके तो आप नोट बनाकर इसे सुरक्षित रख लें। आपके भविष्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, ठीक। तो दोस्तों इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 नहीं होता है। 7.1 से लेकर कितना हो सकता है, तो 14 तक हो सकता है, ठीक है। अब मैं बता दूं कि जितना इसका मान 14 की तरफ रहेगा यह उतना ही उतना ही प्रबल क्षार रहेगा। अगर 7.1 है तो दुर्बल क्षार है, और अगर 13 और 14 है तो बहुत प्रबल क्षार होगा। अगर किसी क्षार का पीएच मान 13 है तो वह प्रबल क्षार होगा। अगर किसी क्षार का पीएच मान 7.9 है तो वह दुर्बल क्षार होगा। तो इस तरह से याद रखिएगा। तो इस तरह से पहली वीडियो कंप्लीट होती है दोस्तों। इस लेसन का यह पहला लेक्चर है और टोटल अगर देखा जाए तो साइंस का चौथा लेक्चर है। आप इस वीडियो को सुरक्षित कर लीजिए, लिख करके नोट बना लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्षारक, लवण, उदासीनीकरण अभिक्रिया, पीएच मान, लवण के प्रकार, सब पढ़ेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। आपका दिन शुभ हो।